आज मैं एक ऐसी स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आप भी कांप उठेंगे। ये घटना हमारे पड़ोस के दादाजी के समय की है और ये कहानी मैंने उन्हीं से सुनी थी। आज भी जामनगर की वो भुतहा कोठी मेरे अवचेतन में स्याह स्वप्न की तरह इतनी मजबूती के साथ बैठी हुई है कि समय की धूल आज भी उसकी स्मृति की चमक को धुंधला नहीं कर सकी है। और उसकी याद के साथ है एक सच्ची और दिल दिला देने वाली कहानी दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता एक रील की तरह खुलती चली जाती है और मैं पूरी हद प्रभात के साथ उस कहानी की घटनाओं और दुर्घटनाओं से जुड़ता चला जाता हूँ। बचपन की तुतलाती यादों की खिड़की से कहानी झांक गई है जब मेरे 8 वर्षीय भतीजे ने अनायास ही पूछ लिया, अंकल क्या भूत सच में होते हैं? ठीक यही प्रश्न मैंने अपने बचपन में अपनी माँ से पूछा था। हुआ यूं था कि जंगलों को काट कर वहां कॉलोनी बनाई गई थी जिसमें हमारा परिवार रहने वाला था। प्रायः सभी क्वार्टर खाली पड़े हुए थे। कुछ ही लोग आकर रहने की हिम्मत जुटा पाए थे। कारण एक तो शहर से दूर बियाबान में यह कॉलोनी बनाई गई थी, इसलिए जहां शहर से दूरी एक कारण था लोगों के यहाँ बसने से हिचकिचाहट का, वहीं चोरी चकारी का भी डर था जो लोगों को सहमाता था। गर्म लू के थपेड़े जंगल से आकर जब कॉलोनी रूपी इस सीमेंट के जंगल से टकराते तो हवा के साए साए आवाज गूंज मारने लगती थी। गर्मी भी इतनी पड़ती थी कि चील भी अंडे छोड़ने लगती। दूर सड़क पे देखने में ऐसा लगता मानो कोई तालाब हो जिसमें से भाप उठ रही हो। मगर इस गर्मी में भी हम कहाँ चैन से बैठने वाले थे। अपने दोस्त रवि के साथ जंगल की ओर जाते बेर तोड़ने के लिए। एक दिन जब हम दोनों बेर तोड़ रहे थे तभी घुमावदार चक्कर खाती हवा का एक झोंका हमें अपनी ओर आते देखा। चक्रवात अजीब सा लगा। मेरे दोस्त ने कहा कि ये भूत है, इसमें मत फंसना, और ये कहकर उसने अपनी जेब में नमक की एक पुड़िया निकाली और उसे हवा में फेंकी। इत्तेफाक से वह अंधड़ वहीं पर रुक गया तो मेरे दोस्त ने मुस्कान से कहा, देखा अगर यह नमक की पुड़िया ना होती तो हम दोनों फंस गए होते भूत के चक्कर में। मैं भूत प्रेतों को बिल्कुल नहीं मानता था। मुझे डराने की कोशिश भी मत करो, मैंने भड़कते हुए उससे कहा और चुपचाप घर की ओर दोनों चल पड़े। और जब मैंने अपनी शंका के समाधान के लिए अनायास ही अपनी माँ से पूछा था कि क्या सचमुच में भूत प्रेत होते हैं या यह सिर्फ मन का वहम है, तो मेरी माँ ने कहा था, इसका जवाब बेटा मैं आज नहीं दूंगी, कल दूंगी। और ये कहकर उन्होंने मेरी जिज्ञासा को रहस्य की रस्सी से बांध दिया। अब मेरे दिमाग में और गुत्थी उलझने लगी थी, रहस्य और बढ़ने लगे थे। पूरी रात मुझे बेचैनी के कारण नींद नहीं आई और मैं करवटें बदलते हुए सुबह का इंतजार करता रहा। सोचता रहा कि कब सुबह हो और कब मैं माँ से इस प्रश्न का उत्तर पा सकूं कि भूत होता है या नहीं। उधेड़ बुन में कब सुबह हो गई पता भी नहीं चला। रसोई से आती माँ की आवाज ने, चलो मुंह हाथ धो लो, नाश्ता तैयार हो गया है। नाश्ते के बाद जब मैं बाहर बेड में आया तो दरवाजे पे हमारा नौकर रामदास को तांगा लाते हुए बोला, चलिए तांगे में चलकर बैठिए। तो मैंने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो उसने बोला कि जज साहब की कोठी। तभी मेरी माँ और पिताजी भी आ गए। मैंने अपनी माँ से पूछा कि हम जज साहब की कोठी क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने गंभीरता से कहा, भूत से मिलने। तांगा एक विशाल काय कोठी के सामने आकर रुक गया। एक बहुत बड़े अहाते के बीचों बीच वीरान कोठी खड़ी थी। देखने से ही लगता था कि सालों से इसकी रंगाई पुताई कुछ भी नहीं हुई और वर्षों से यहीं पड़ी है, इसमें कोई रहने भी नहीं आया है। अहाते में बबूल के पेड़ बड़े हो गए थे। मैंने माँ से पूछा, माँ ये किसकी कोठी है, जज साहब की? तो माँ ने कहा, हाँ बेटा ये जज साहब की कोठी है, क्योंकि उनसे पहले और उनके बाद आज तक कोई भी इस कोठी में नहीं रह सका, ना ही कोई इसमें अपना रहवास बसा सका। और सच बात तो यह है कि वह कोठी भी अब नहीं रह पाएगी। ये जज साहब कौन थे माँ? माँ ने कहा, जज साहब अपने ही रिश्तेदारों में से एक थे बेटा। बहुत ही मिलनसार, सामाजिक व्यवहार कुशल एवं बहुत ही विलक्षण विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने विलायत से कानून की पढ़ाई की थी। जब इस शहर में जज होकर आए तो उनके प्रतिष्ठा के अनुरूप कोई कोठी खाली नहीं थी। उन्हें सर्किट हाउस में कुछ दिन ठहरना पड़ा। एक दिन क्लब में किसी दोस्त ने मजाक में कह दिया, कब तक सर्किट हाउस में रहने का इरादा है? उन्होंने कहा, जब तक ढंग की कोई कोठी नहीं मिल जाती। दोस्त ने कहा, कोठी नंबर 13 खाली खाली ही रहती है और बहुत सुंदर एवं बड़ी है। तो जज साहब ने पूछा, तो कोठी खाली क्यों है? दोस्त ने कहा, भूत रहते हैं इसलिए खाली है, और जोर से हंसने लगा। तभी जज साहब कहते हैं, मैं भूत प्रेतों में कतई यकीन नहीं रखता, ये सब बकवास है। मैं अब कोठी में ही रहूंगा अपने पूरे परिवार के साथ। देखूं तो सही कैसा होता है आखिर ये भूत तुम्हारा। जज साहब ने आवेश में अपना फैसला सारे दोस्तों को सुना डाला। सब भौचक्के से रह गए, एक दूसरे को देखने लगे।
कुछ मित्रों ने समझाने की कोशिश भी की, मगर जज साहब अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए और शनिवार तक अपना सामान लेकर वहां सहपरिवार रहने भी पहुंच गए। इतना कहकर माँ थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। मुझे लगा जिज्ञासा के घोड़े पर सवार कोतूहल अचानक घोड़े के रुक जाने से जैसे चौंक पड़ा हो। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ माँ? मैंने उग्रता से पूछा, माँ क्या हुआ? फिर बाबूजी ने कहा, नहीं चलोगे क्या? कोठी भी तो देख लो, सारी कहानी बाहर दरवाजे पर खड़े खड़े ही सुननी है क्या? हम लोग लॉन पार करते हुए कोठी के बरामदे तक आ पहुंचे। एक कोने में सोती हुई काली बिल्ली हम लोगों के पैरों की आवाज सुनकर उछलकर बबूल की झाड़ियों में जाकर खो गई। भीतर कमरे में उल्टी लटकी चमगादड़ भी पंख फड़फड़ाकर हम लोगों के आगमन के प्रति अपना गुस्सा जाहिर कर रही थी। पंखों की फड़फड़ाहट से कुछ मकड़ी के जाल टूटकर हवा में लटक पड़े और कुछ जालों के रेशे तो हवा में लहराकर मेरी कमीज के कॉलर पर भी चिपक गए। यही है वो कोठी जो कभी साफ सफेदी चमक से हर आने जाने वाले नजर को आकर्षित कर लिया करती थी। मखमली घास का कालीन बिछा हुआ था। लॉन में जहां एक रंगीन छतरी भी लगवा दी थी, जिसकी छांव में 4 कुर्सियां और एक टेबल लगी हुई थी। आने जाने वाले लोगों के साथ वहां चाय पिया करते थे जज साहब। और फिर यूं ही बातों बातों में मैंने बात को आगे बढ़ाने के लिए पूछा था, सब यानी? बाबूजी ने कहा, जज साहब, उनकी पत्नी, उनकी 3 बेटियां और मैं। यहीं से शुरू होती है असल कहानी। उस दिन सभी चुप चुप और खामोश खामोश से बैठे थे। इतनी खामोशी जज साहब के परिवार में मैंने भी कभी नहीं देखी थी। सहमा देने वाली खामोशी, चाय सुड़कने की आवाज भी सुनाई दे। इतनी ज्यादा खामोशी को देखकर बाबूजी बोले, मैं हकीकत में हूं या सपना देख रहा हूं? सपने के कारण यह खामोशी है। जज साहब अपनी आदत के अनुसार जोर से हंसे, बोले, और हम सबको देखा, फिर गंभीर हो गए। बाबूजी ने पूछा, ऐसा क्या देख लिया आपने सपने में? जरा हम भी तो सुने। चाय की चुस्की लेते हुए जज साहब बोले, हुआ क्या है कि हम सभी लोगों ने एक ही सपना देखा है, एक ही आदमी और उसकी एक ही चेतावनी। सभी लोग उसी को सोचकर हैरान है कि सभी को एक जैसा सपना कैसे दिख रहा है। तभी मेरे पिताजी ने कहा, हमें भी सुनाए वो हैरत अंगेज सपना। जज साहब ने प्याली टेबल पर रखी और सपना सुनाने लगे। बोले, एक सफेद वस्त्रों में सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति है जो हमसे कह रहा है कि ये स्थान हमारा है, इसे जितनी जल्दी खाली कर दोगे उतने ही फायदे में रहोगे। खबरदार, जितनी लत-लाली करोगे उतना ही नुकसान भुगतोगे। इतना कहकर वह अलौकिक आकृति गायब हो गई और एक एक तूफान सा आ गया और मेरी आंख खुल गई। समय का जरूर बहुत थोड़ा अंतर होगा, क्योंकि सपना देखते समय कोई भी घड़ी नहीं देख सकता। हंसते हुए जज साहब ने कहा, मगर परिवार के हर सदस्य, हर शख्स को सपना यही दिखा है। यही तो अजीब संयोग है। फिर भी आपने क्या सोचा है? अब बाबूजी ने पूछा। अरे करना वरना क्या है, शेख चिल्ली थोड़ी हूं मैं जो सपने में किसी ने धमकाया और बोरिया बिस्तर बांधकर मैं चल पड़ा। मैं तो यहीं रहूंगा, चाहे वो भूत मेरे सामने ही आकर मुझे धमकी क्यों ना दे दे। जज साहब बहुत ज्यादा आत्मविश्वास में थे, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो शख्स जो इनके सपनों में आ रहा है वो क्या हो सकता है। बहरहाल परिवार के सारे लोग परेशान थे जज साहब के इस रवैये से। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।